नमस्कार। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। नेपोलियन केवल फ्रांस के इतिहास का ही नहीं वरन यूरोप के इतिहास का भी महान व्यक्तित्व माना जाता है। वो ऐसा व्यक्तित्व था जो यूरोप के इतिहास में युग निर्माता के रूप में विख्यात है और 1799 से 1814 तक का यूरोपीय इतिहास फ्रांस के इतिहास के नाम से जाना जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट की क्या उपलब्धियां रहीं। प्रथम कौंसिल के रूप में नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किए, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उसके जीवन के बारे में। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के एजेंसियो नगर में हुआ था। उसके पूर्वज मूलतः इटली के फ्लोरेंस नगर के निवासी थे। उसकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पर हुई और उसके बाद वो पेरिस के एक सैनिक विद्यालय में भर्ती हुआ और सैनिक शिक्षा की समाप्ति के पश्चात 16 वर्ष की आयु में नेपोलियन फ्रांसीसी सेना के तोपखाने में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुआ था। 1793 में नेपोलियन को तूलो नगर में एक सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व सौंपा गया और ये ही इसके उत्कर्ष का समय था। और इसके बाद वो दिनों दिन उन्नति करता चला गया। उसके कार्यों के कारण नेपोलियन के मिस्र अभियान उसने किया, तो उसकी हालांकि इसमें नेपोलियन की पराजय हुई, लेकिन तो भी उसके गौरव और सम्मान में कोई कमी नहीं आई। 9 नवंबर 1799 को डायरेक्टरी के शासन का अंत हो गया फ्रांस में और कौंसल शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। कौंसल शासन का प्रथम कार्य देश के लिए नए संविधान का निर्माण करना था। तो प्रथम चर्चा कर रहे हैं कि प्रथम काउंसिल के रूप में नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किए। तो सबसे पहले उसने क्या किया, संविधान का निर्माण किया। कौंसिल शासन स्थापित हुआ तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी, परंतु कुछ काम ऐसे थे जिनकी तरफ तुरंत ध्यान देना आवश्यक था। वो क्या क्या थे? एक नए संविधान का निर्माण, आंतरिक शांति और व्यवस्था में सुधार तथा फ्रांस के शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध को जारी रखना और शत्रु संघ को छिन्न भिन्न करना। तो सबसे पहले उसने क्या कार्य किया? संविधान का निर्माण किया। नेपोलियन ने सत्ता हस्तगत करने के बाद 1 माह के भीतर ही नया संविधान बनाकर उसे लागू भी करवा दिया। हालांकि क्रांति के बाद यह चौथा संविधान था और इसके निर्माण में नेपोलियन का सर्वाधिक योगदान रहा। संविधान का निर्माण इस ढंग से किया गया कि शासन के सर्वोच्च अधिकार नेपोलियन को प्राप्त हो जाएं, क्योंकि 3 काउंसिलों के शासन 3 काउंसिल जो थे उनमें प्रथम काउंसिल नेपोलियन था, द्वितीय काउंसिल कैम्बेसरी और लिब्रन जो था तृतीय काउंसिल था। तो राज्य की अधिकांश शक्तियां प्रथम काउंसिल में निहित कर दी गई थी। इस प्रकार से उसने जो संविधान का निर्माण किया वो नेपोलियन वो फ्रांस में लागू हुआ और नेपोलियन जो था वो फ्रांस का संप्रभु बन चुका था। उसने अपने सुधारों के द्वारा अपने आप को इस योग्य भी प्रमाणित कर दिखाया था। दूसरा, व्यवस्था की स्थापना। पिछले कई वर्षों से क्रांति और विदेशी युद्धों के परिणाम स्वरूप फ्रांस का राष्ट्रीय जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। देश में शांति और सुव्यवस्था का अभाव था। पुरानी व्यवस्था का अंत हो गया था, किंतु उसके स्थान पर कोई नई व्यवस्था नहीं थी। तो नेपोलियन का जो प्रथम कार्य था वो संस्थाओं का नवीन संगठन करना और सामाजिक जीवन का पुनर्निर्माण करना था। इसके लिए नेपोलियन ने क्रांति की भावना और सिद्धांतों का उपयोग किया।
उसने पुराने मतभेद, दलबंदी, झगड़ों को भुलाकर सभी को समान स्थान प्रदान किया। जो इसकी नीति से संतुष्ट नहीं थे उनको कठोरता और निर्दयता के साथ में कुचल दिया। जो लोग फ्रांस में रहते थे और आकर के यहाँ बसना चाहते थे वे मौजूदा शासन व्यवस्था के प्रति वफादार रहे और उसने सरकारी पदों के द्वार सभी के लिए समान शर्तों पर खोल दिए। इस प्रकार जो नेपोलियन ने फ्रांस की जनता को खुश करने के लिए बहुत दूरदर्शिता का सहारा लिया। इसके बाद है प्रशासनिक सुधार। नेपोलियन ने शासन व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। राष्ट्रीय महासभा ने क्रांति की भावना में बहते हुए संपूर्ण फ्रांस को भिन्न भिन्न डिपार्टमेंटों में विभाजित कर दिया था। करीब 83 डिपार्टमेंट्स में उसने फ्रांस को बांट दिया था और उन प्रांतों का शासन वहाँ की जनता द्वारा निर्वाचित अधिकारियों और कौंसिलों द्वारा चलाए जाने की व्यवस्था की थी। नेपोलियन का विश्वास था कि केंद्रीय सरकार की सफलता स्थानीय शासन की कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। तो 17 फरवरी 1800 ईस्वी के स्थानीय प्रशासन संबंध में पारित कानून के अनुसार प्रत्येक प्रांत अथवा जो डिपार्टमेंट थे जिनकी संख्या अब नेपोलियन के समय 102 हो गई थी, उनमें प्रीफेक्ट, जिले में उप प्रीफेक्ट और प्रत्येक कम्यून में मेयर की नियुक्ति की गई। इन सभी को शासन संबंधी पर्याप्त अधिकार दिए गए और इन अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता, अनुभव और प्रथम कौंसिल के प्रति वफादारी के आधार पर की जाती थी। नवीन प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की आज्ञाओं की पालना संपूर्ण देश में तुरंत और बिना किसी बाधा के होने लगी। परिणाम स्वरूप स्थानीय शासन में सुधार हुआ और फ्रांस वासियों को बहुत लंबे समय के पश्चात कुशल स्थानीय शासन की प्राप्ति हुई। तो ये जो नेपोलियन ने जो लागू की थी व्यवस्था स्थानीय प्रशासन की, वो मूल रूप में आज भी फ्रांस में विद्यमान है। ये हुए हमारे प्रशासनिक सुधार। इसके पश्चात हम देखते हैं आर्थिक सुधारों के बारे में, क्योंकि आर्थिक समस्याएं जो थी नेपोलियन को वो विरासत में मिली थी। बोर्बो वंश के शासकों के समय से ही हम देख रहे हैं कि उनकी दोषपूर्ण नीतियों के चलते फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत दयनीय हो चुकी थी और इसी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के प्रयत्नों ने ही क्रांति को जन्म दिया था। और क्रांति के दौरान भी जो उद्योग धंधे थे वो सब खराब हो गए थे, उनकी स्थिति बहुत बिगड़ गई थी, चौपट हो गए थे उद्योग धंधे। तो इन अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नेपोलियन ने प्रथम काउंसिल के रूप में अनेक कदम उठाए। सर्वप्रथम उसने कर प्रणाली में सुधार किए, करों में एक रूपता स्थापित की गई। कर आरोपण में सामर्थ्य के अनुसार कर लगाने का सिद्धांत का पालन किया गया। अभी तक कर संग्रह का कार्य स्थानीय संस्थाओं के हाथ में था, किंतु नेपोलियन ने राजकीय करों की वसूली के लिए केंद्रीय शासन सरकार की ओर से कर्मचारी नियुक्त किए और जिन पर राज्य की ओर से कड़ा नियंत्रण स्थापित किया गया। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण लगाया गया। राजकीय व्यय में कमी के उपाय किए गए। अपव्यय, भ्रष्ट और लापरवाह कर्मचारियों को कठोर दंड दिए गए और विकसित व्यापार वाणिज्य राज्य की अर्थव्यवस्था की दृढ़ता के सतत प्रहरी हैं। इसलिए नेपोलियन ने फ्रांस के राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की, बैंक ऑफ फ्रांस की उसने स्थापना की। ये बैंक उद्योग और व्यापार के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण देता था। उद्योगपतियों और श्रमिकों के झगड़ों को निपटाने के लिए व्यापारिक समिति स्थापित की गई। व्यापार की प्रगति के लिए यातायात के साधनों जैसे सड़क और बंदरगाहों का विकास किया गया। इन प्रयत्नों से व्यापार वाणिज्य की बहुत अधिक उन्नति हुई। साथ ही उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीय उद्योग विकास संस्थान स्थापित किया गया। क्योंकि फ्रांस एक कृषि प्रधान देश है
देश था, तो नेपोलियन ने कृषि के विकास के लिए भी ठोस कदम उठाए। कृषि के विकास के लिए सिंचाई के साधनों का विकास किया गया। किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीन तकनीक और वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करने को प्रोत्साहित किया गया। देश की अर्थव्यवस्था को युद्धों में हुए व्यय के प्रभाव से अक्षुण्ण रखने के लिए नेपोलियन ने एक विशेष असाधारण कोष स्थापित किया। इस कोष में युद्धों में पराजित देशों से प्राप्त धन जमा किया जाता था और इस धन को केवल युद्धों में व्यय किया जा सकता था। इन सब उसके आर्थिक सुधारों के कारण फ्रांस में पुनः आर्थिक समृद्धि होने लगी। अब हम जानेंगे धार्मिक सुधार। ये हमने पढ़े आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार के बारे में। अब हम जानेंगे धार्मिक सुधारों के बारे में कि उसने कौन कौन से धार्मिक सुधार किए। सबसे पहले उसने पोप के साथ में समझौता किया, जिसको कॉन्कॉर्डेट के नाम से जाना जाता है। प्रथम काउंसिल के रूप में नेपोलियन ने की एक महत्वपूर्ण सफलता उसका रोम के पोप के साथ में समझौता करना था। क्रांति के समय से ही चर्च और राज्य सरकार के मध्य शत्रुता चली आ रही थी। राष्ट्रीय सभा ने पादरियों के समस्त विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे और चर्च की भूमि और संपत्ति को जब्त कर लिया था। तो फ्रांस की अधिकांश जो जनता थी वो रोमन कैथोलिक धर्म की अनुयायी थी और लोगों पर चर्च और पादरियों का गहरा प्रभाव था। पादरियों का संविधान बनाए जाने से फ्रांस के कैथोलिक सरकार को कि चर्च के प्रति नीति से पादरी जो थे वो असंतुष्ट हो गए थे। पर्याप्त रक्तपात हुआ। उसके बाद इस समस्या का समाधान नहीं हो सका और चर्च और राज्य के मध्य शत्रुता यथारूप विद्यमान थी। तो जैसे ही नेपोलियन जो था वो प्रथम कौंसिल बना, तो उसने कुशल राजनीतिज्ञ की भांति पोप से समझौता करने का निश्चय किया और काफ़ी विचार विमर्श के बाद 16 नवंबर 1801 को नेपोलियन और पोप के मध्य एक समझौता हो गया, जो कॉन्कॉर्डेट के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार पोप ने स्वीकार कर लिया कि फ्रांसीसी राज्य क्रांति के समय जिस संपत्ति का अपहरण किया गया है वह वापस नहीं की जाएगी। दूसरा, फ्रांस के समस्त बिशपों की नियुक्ति पोप के द्वारा होगी, परंतु वे राज्यों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तीसरा, छोटे पादरियों की नियुक्ति इन बिशपों द्वारा की जाएगी। चौथा, चर्च के समस्त पदाधिकारियों को राजकीय कोष से वेतन दिया जाएगा। पांचवा, पादरियों को राज्य के प्रति भक्ति की शपथ लेनी पड़ेगी। सिक्स्थ, पादरी फ्रांस के गणतंत्र तथा काउंसिल के लिए प्रार्थना करेंगे। सेवंथ है, देश के समस्त गिरजाघरों पर राज्य का अधिकार रहेगा। इसके बदले नेपोलियन ने कैथोलिक धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया, लेकिन अन्य धर्मों को भी पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी। क्रांतिकाल में फ्रांस छोड़कर भागे पादरियों को वापस फ्रांस लौटने की अनुमति प्रदान कर दी गई। क्रांति के पंचांग को समाप्त कर दिया गया और पुराने अवकाश पुनः प्रचलित कर दिए गए। तो ये उसने धार्मिक सुधार किए, जिससे फ्रांस में शांति व्यवस्था और एकता स्थापित हो गई। जो राज्य और चर्च के मध्य एक दशक से चली आ रही शत्रुता थी वो इस समझौते के अनुसार समाप्त हो गई। अधिकांश कैथोलिक जनता और पादरी वर्ग संतुष्ट हो गए और धार्मिक स्वतंत्रता की स्थापना से अन्य धर्मों के अनुयायी भी नेपोलियन के समर्थक बन गए। ये थे इसके धार्मिक सुधार। अगली वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताती हूँ कि इसके अन्य सुधार किस प्रकार से रहे।